हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं अपना एक नया टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। आज आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार भी था शायद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? मूल विधि। आज हम मूल विधि पढ़ने वाले हैं, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। और सभी तक तो लाइक तो सभी ने कर दिया होगा, शेयर जरूर करेंगे क्लास को। तो क्लास के लिए आगे बढ़ते हुए बेटा, तो सबसे पहले आपको पता है यूपीएसआई के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 20 अगस्त से। याद रखिएगा कब से? 20 अगस्त से ऑफलाइन क्लासेस हमारे स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल फ्रेश बैच होने वाला है ये आपके लिए। यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, देन वीकली मॉक टेस्ट भी होने वाला है और मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की स्पेशल क्लासेस ली जाएंगी। तो चलिए बेटा, आज हम शुरू करने वाले हैं मूल विधि। और मूल विधि यही आपके लिए डेमो क्लास भी है, पहली क्लास भी है, याद रखिएगा। तो हम लोग मूल विधि की बात करते हैं। तो मूल विधि में लगभग आपको एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चंस का हम लोग एक्सपेक्टेशंस मान रहे हैं कि यहां से आपको मूल विधि से ही क्वेश्चन मिलने वाले। और मूल विधि में हमको पढ़ना क्या क्या है ये भी आपको पता होगा। तो पहला हमको पढ़ना है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। फिर इसके बाद भारतीय नागरिक संहिता। देन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनके बेटा नाम भी बदले गए थे। एक था पहले आईपीसी, इंडियन पीनल कोड हो रहा था, एक था सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देन द अनदर वन इज इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इनके नाम बदल के कर दिए गए हैं क्या? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इसके साथ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हम पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन यानी कि हम बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार निवारण कानून है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और यहीं पे हम पढ़ेंगे आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार। तो बेटा देखो, बहुत सारे कानून हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। और इसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ फाउंडेशन क्लास में, जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी मूल विधि की प्रॉपर, तो वहां पे इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास जो लेने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बेटा आरटीआई 2005। आरटीआई 2005 यानी कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। याद रखिएगा, इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखना है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। अब ये जो सूचना का अधिकार है ये हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण हुआ। इससे बहुत सारे घोटाले सामने आए। अगर उन घोटालों की मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो आपने सुना होगा एक 2G स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ या स्कैम हुआ उसकी बात कर ली जाए, या आपको हम बात करते हैं आदर्श आदर्श हाउसिंग केस। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था, जो युद्ध में जिनकी विधवाएं रह गई थी उनके लिए घर अलॉट किए गए थे, बहुत सारा पैसा अलॉट किया गया। और वो पैसा क्या किया गया? वो पैसा वहां के मंत्रियों ने, हायर ऑफिशियल्स ने अपने घर में एसी लगवा दिया है, अपने घर पे बड़ी बड़ी कारें लाके खड़ी कर दी। तो जब इसकी जांच हुई तो बातें पता चला ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आदर्श हाउसिंग स्कैम। और इसके चक्कर में महाराष्ट्र के सीएम को बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसी तरीके से एक केस है दिल्ली में हुआ था, घोस्ट टीचर स्कैम। घोस्ट टीचर
स्कैम, घोस्ट टीचर स्कैम हुआ यहाँ दिल्ली में। और इसमें क्या किया गया, कुछ ऐसे टीचर्स को भी सैलरीज दी जा रही थी जिनका नाम फर्जी था, वो टीचर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यानी इस प्रकार के सिर्फ नाम थे, कोई वास्तविक रूप से ऐसे टीचर नहीं थे, उनकी सैलरीज जाल रही थी। और अगर हम इसी में अगले केस की बात करें तो एक है 2010 का कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, इसके बारे में भी बहुत चर्चा चली जब यहाँ पे भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। एक स्कैम की हम और बात करते हैं, व्यापम घोटाला। जो व्यापम स्कैम हुआ वहां पे भी क्या है, उसके भी जो पर्दाफाश किया गया किसके थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के तहत ही इसका पर्दाफाश किया गया था, यानी कि इसको रिलीज किया गया है, क्लियर कर दिया गया, क्लियर। और इसी में अगर हम बात करें एक और है तो एमपी लैड फंड्स स्कैम, एमपी लैड्स फंड स्कैम। एमपी लैड्स फंड्स कुछ नहीं होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। तो बेसिकली जो आपके एमपी होते हैं उनको क्या दिया जाता है, उनको एक फंड दिया जाता है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो मेंबर बने हुए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए एक फंड जारी किया जाता है, एमपी लैड फंड। और वहां पे भी बहुत सारे घोटाले देखे गए। तो याद रखिएगा पिछले साल एग्जाम, जब पिछली बार वो जो एग्जाम हुआ यूपीएसआई का, तो वहां पूछा गया कौन सा घोटाला आरटीआई के तहत पास किया गया, किसका किस घोटाले का पर्दाफाश आरटीआई के तहत किया गया। तो वहां पे एक स्कैम और था, कोयला ब्लॉक स्कैम की बात करते हैं। इसका क्या है, इस घोटाले का जो पर्दाफाश किया गया था, कैसे किया गया था, इस घोटाले का पर्दा भी आरटीआई के थ्रू ही किया गया था। बिल्कुल, जय हिंद बेटा। तो ये आप क्या है, ये बहुत सारे अलग अलग स्कैम है जो आरटीआई के थ्रू इनका पर्दाफाश किया गया, इनको रिलीज किया गया था मार्केट में। तो बेटा बढ़ते हैं आगे और इन केसेस को देखते हुए आगे बढ़ने शुरू करें, हम लोग बात करते हैं आरटीआई। तो आरटीआई की बात की जाए तो आरटीआई जो बेटा सर्वप्रथम या पहली बार किसी देश ने लगाया था वो था स्वीडन। कौन सा देश है, आरटीआई जो पहली बार किसी देश ने लगाया है वो है स्वीडन, 1766। याद रखिएगा, आरटीआई पहली बार किसने लागू किया है, स्वीडन ने लागू किया था 1766 में। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम अगर किन्हीं दो राज्यों में लगा है तो ये लगा है तमिलनाडु और गोवा में। कहां पे लगा, तमिलनाडु और गोवा ने सर्वप्रथम भारत में क्या किया है, सूचना का अधिकार लागू किया। याद रहेगा। अगर हम बात कर लें कि मांग किसने की है, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम मांग की जब बात की जाती तो आपका उत्तर राजस्थान होगा। क्लियर, सर्वप्रथम अगर मांग की बात करें तो सबसे पहले किसने मांग की है सूचना के अधिकार की, राजस्थान ने सूचना के अधिकार की मांग की थी। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो सूचना का अधिकार लगभग 70 देशों ने लागू कर रखा है। किसने, लगभग 70 देशों ने लागू कर रखा है। 50 देश और भी ऐसे हैं जो क्या है, सूचना का अधिकार लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि लगभग कुछ समय बाद 120 देश ऐसे होंगे जहां पे सूचना का अधिकार लागू होगा। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो सूचना का अधिकार, इसका उद्देश्य क्या है, सूचना का अधिकार लाया गया तो बेसिकली अब तक हमारे मार्केट में आईटी एक्ट आ चुका था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आ चुका था 1988 में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इन सब एक्ट्स को शक्ति बढ़ाने के लिए क्या है, करप्शन कम करना है हमको, और क्या आईटी एक्ट में कहीं को घोटाला हो रहा है, इन सबको थोड़ी सी सहूलियत देने के लिए, इन सबको सपोर्ट करने के लिए क्या आया, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार 2005। मतलब क्या है, तो सूचना के अधिकार का काम क्या है, सूचना के अधिकार का काम है एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप किसी सरकारी विभाग से क्या चाहते हैं, कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो किसके तहत करेंगे, आरटीआई के तहत ही करेंगे। याद रहेगा क्या करना है, अगर आपको किसी सरकारी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करनी है तो किसके तहत करेंगे, आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत ही करेंगे। और ये सूचना का अधिकार करता क्या है, सूचना का अधिकार किसी भी सिस्टम को कैसा बना रहा है, पारदर्शी और जवाबदेह बना रहा है, पारदर्शी और जवाबदेह। याद होगा अभी आपको हाल ही में एसएससी का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, हमारे सभी शिक्षक
जितने भी अलग अलग स्टेट से थे, दिल्ली में इसके लिए बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने आंदोलन किया और वहां पे उन्होंने एसएससी के लिए आरटीआई डाल दिया था कि एसएससी अपना जवाब दे। या इससे पहले आपको याद होगा कोविड 19 की बात है, और कोविड 19 जब चल रहा था, इसके बाद जब सेकेंड वेव आया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक फंड जारी किया था, पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड की वैसे तो हमें आवश्यकता नहीं थी, बट उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। और जब पीएम केयर फंड बना तो लोगों ने क्या किया, उसके बारे में जानने के लिए आपने इतना पैसा कहां खर्च किया, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आरटीआई दाखिल की थी। लेकिन बट सरकार से कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला था ठीक से। फिर एक आपको और याद होगा, अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा कि अभी सरकार के पास इलेक्टोरल बॉन्ड थे। जब सरकार को अगर कोई फंड चाहिए, कोई दान वान देता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे सकता है। तो उसके लिए भी क्या है, उसके लिए भी आरटीआई जारी की गई थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे खर्च किया जा रहा है। बट ठीक है, चलो उसकी भी जानकारी। तो हमने देखा किस प्रकार से आरटीआई का लोग बार बार प्रयोग कर रहे थे। तो इससे क्या रहा था, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, और हमारे लिए क्या है, सरकार भी या जिस निकाय के जिस निकाय के विरोध में हम आरटीआई डाल रहे हैं, उससे हमें जानकारी भी मिलती है, और वो निकाय भी क्या होगा, जवाबदेह हो जाता है। और क्या करना है, और ये जो आरटीआई एक्ट है, ये क्या करता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान भी करता है। याद रहेगा क्या, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान भी करता है, याद रखिएगा। और क्या कर सकता है, ये भ्रष्टाचार में कमी भी करता है, रिडक्शन इन करप्शन। याद रखिए क्या, रिडक्शन इन करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार में कमी के लिए भी आपका आरटीआई जिम्मेदार होगा। चलिए, ये बात समझ में आया। तो हमने क्या क्या सीखा, ये क्या क्या करेगा यहाँ पर। एक तो हमें क्या चाहिए, अगर किसी सरकारी विभाग से इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कोई सूचना चाहिए, तो भी यही करेगा। और ये क्या करता है कि किसी भी सिस्टम को जवाबदेह बनाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देगा, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी डाल दी जाती है। और तीसरी चीज क्या बताया मैंने, यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। और चौथा काम बताया, भ्रष्टाचार में कमी करना, भ्रष्टाचार में कमी करना। यही क्या है आपके, ये आपके आरटीआई के उद्देश्य है। याद रखिएगा, आरटीआई के उद्देश्य क्या क्या हो जाएंगे, किसी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करना, सरकार को जवाबदेह बनाना, या हम बात करते हैं पारदर्शिता, पारदर्शिता के लिए किसी भी सिस्टम में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन करना, और भ्रष्टाचार में कमी करना। बिल्कुल बिल्कुल एसआई, इस बार तो सभी एसआई बनेंगे ही, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इस बार एसआई बनाकर ही छोड़ा जाएगा, कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आरटीआई की बात की जाए तो आरटीआई किसके लिए है। क्या कोई भी, मान लो मैं हूं, क्या मैं आरटीआई डाल सकता हूं, क्या आप आरटीआई डाल सकते हो। कल को अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का मन हो, क्या वो आरटीआई डाल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो देखिएगा कि आरटीआई जो एक्ट है, ये केवल और केवल किसके लिए, ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है। ये आपके आरटीआई एक्ट के सेक्शन 3 में लिखा हुआ। आरटीआई एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार केवल और केवल भारतीयों के लिए। याद रहेगा क्या, सूचना का अधिकार इज ओनली फॉर द इंडियंस, नॉट फॉर द फॉरेनर्स। क्लियर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, याद रहेगा। दूसरी चीज क्या है, अब हम आगे बात करते हैं जो आरटीआई है। इससे पहले आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन शायद क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं, एक तो आर्टिकल 19 और एक बात करते हैं हम आर्टिकल 21। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का ए, इसी में क्या दिया गया है, इसी में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 क्या है, राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। बिल्कुल सही है, केवल कंट्री के लोगों के लिए होता है। तो आर्टिकल 19 मैंने क्या बताया, आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार वर्डिक्ट दिया है इस मामले में। क्या कहा उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 ये क्या है, ये आपके मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 19 के तहत ही आपको क्या मिलता है, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिससे किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। अब पहली बात तो मौलिक अधिकार हो गया, तो उससे किसी भी नागरिक को वंचित किया ही नहीं जाना है। और अनुच्छेद 19A क्या कहता है, अनुच्छेद 19A में लिखा हुआ है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। याद रखिए किसमें है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, ये किसमें है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है, राइट टू नो, राइट टू नो यानी कि जानने का अधिकार। जानने का अधिकार याद रखिएगा, जानने का अधिकार क्यों कहा गया, अगर आप किसी जीवन जीना है तो कुछ चीजों को जानना पड़ेगा और उसके लिए क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत जानने का अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 19 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। और यही दोनों आर्टिकल क्या करते हैं, इन दोनों आर्टिकल से मिलके आपको क्या मिलेगा, आरटीआई एक्ट 2005। इसी को देखते हुए आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया, जो क्या है, जो आपको सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य करे। अब फिर इसके बाद मैंने क्या कहा, अब आरटीआई क्या हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके, कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकार के अधीन काम करती है, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट से लेते समय ध्यान रखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। किसी आप क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन, एक लिमिटेशन है, याद रखिएगा, यहाँ पे लेते समय आपके पास लिमिटेशन होगी, उस लिमिटेशन के तहत ही आप कर पाएंगे, सब कुछ नहीं ले सकते हो वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैंने क्या बताया, अब ये जो आरटीआई है आपका, ये क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है। याद रखिएगा क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। याद रखिएगा फंडामेंटल राइट है। और ये किस में आया, ये आया राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1975। क्या हुआ, कौन सा केस है, याद रखिएगा, एक केस का नाम आपको मैं बताता हूं यहां पर, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975। और इस केस के तहत ही क्या बताया गया, जो आरटीआई है आपका, ये एक मौलिक अधिकार है। तो इस केस का नाम जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या है, इसके तहत आपका जो ये आरटीआई एक्ट है, ये क्या है, ये आपका मौलिक अधिकार बनाया गया। क्लियर, इस केस का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975। अब आपकी आगे क्लासेस और चलेंगी तो यहाँ पे और भी आपसे केस लॉस का डिस्कशन किया जाएगा। और मेरा टारगेट ये भी है कि मैं आपको हर टॉपिक में या हर चैप्टर में क्या करना है, आपको केस लॉस जरूर बताए जाएंगे, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आपके केस लॉस से भी देखे गए, तो केस लॉज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो पहला केस लॉज हमने पढ़ा कौन सा, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या बताया गया है, इसके तहत आपके सूचना के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बताया गया। क्लियर, और फिर मैंने ये तो बता ही दिया था सबसे पहले कहां पे मांग की गई है, राजस्थान में। क्लियर, अब अगर सूचना के अधिकार की बात की जाए, इसका प्रचलन या एग्जिस्टेंस कब से है, तो लगभग बात करते हैं ये है 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के समय से ही क्या चल रहा है, ये इसकी बात चल रही। अब आगे चलते हुए जब मांग बढ़ती गई इसकी, तो इसको क्या किया गया, इसका एक बिल बनाया गया, एक अधिनियम लाया गया, और उस अधिनियम को 11 मई 2005 को पास किया गया लोकसभा से। लोकसभा ने कब किया, 11 मई 2005 को। राज्यसभा ने किया 12 मई 2005 को। याद रखिए क्या, लोकसभा से 11 मई, राज्यसभा से 12 मई, और फाइनली 15 जून 2005 को क्या किया, इस पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर कर दिए। और कोई भी बिल कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे। और इसके बाद क्या कहा गया, इसके बाद कहा गया कि लगभग क्या है, 120 दिन बाद, जिस दिन हस्ताक्षर हो गया 120 दिन बाद इस कानून को लागू
कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए जाने थे, जिनको पूरा डेटा कलेक्ट करना था और वो डेटा क्या है, सबको उपलब्ध कराने के लिए उसको ऑर्गेनाइज रखना था। और तो क्या किया गया, उसके लिए 120 दिन दिए गए और सीधे सीधे कहा गया 120 दिन बाद क्या कर दिया जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा। तो फाइनली फाइनली कब की बात करते हैं हम, 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया। याद रहेगा क्या, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया। तो मैं अगर सीधे सीधे कहना चाहूं तो लोकसभा में कब आया है बेटा, 11 मई 2005। राज्यसभा में कब आया है ये, 12 मई 2005। और अगर हम बात करें कहां पे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए, ये किए थे 15 जून 2005। 15 जून 2005। और इसे लागू कब किया गया है, लागू किया गया है आपका 12 अक्टूबर 2005। याद रहेगा 12 अक्टूबर 2005। और अगर हम इसकी कुल बात करें तो इसमें बेटा कुल 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, कुल 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं, 31 सेक्शंस हैं, याद रखिएगा। और क्या है, 2 अनुसूचियां हैं, 2 अनुसूचियां यानी कि 2 शेड्यूल्स हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। लोकसभा में कब आया, 11 मई 2005। राज्यसभा में कब आया, 12 मई 2005। प्रेसिडेंट ने कब हस्ताक्षर किए, 15 जून 2005। और लागू कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। और इसमें क्या क्या है, 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां। 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां, याद रहेगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 1 पूछता है कि इस बिल का या इस कानून का नाम क्या है। तो इस कानून का नाम बताया गया आपको सूचना का अधिकार 2005। और दूसरी चीज पूछी जाती है लागू कहां किया गया, तो ये लागू किया गया संपूर्ण भारत। पहले यह संपूर्ण भारत में नहीं था, जब तक जम्मू कश्मीर हमसे अलग रहा या उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर एक सामान्य यूनियन तरीके से काम करता है और इसलिए क्या है, अब ये संपूर्ण भारत में लागू होता है। याद रहेगा, संपूर्ण भारत में लागू रहेगा। और सेक्शन 2 में क्या दी गई है, सेक्शन 2 में दी गई है परिभाषाएं। सेक्शन 2 में क्या दिया गया है, परिभाषाएं दी गई हैं। और परिभाषाओं का मतलब कैसी, सेक्शन 2A की बात करो तो यहां पे बात की गई है उपयुक्त सरकार, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, एक तो पहले क्या, विधि द्वारा स्थापित सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, संवैधानिक रूप से वो निर्वाचित हो, एंड इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली। याद रहेगा क्या क्या है, 2 चीजें बताई मैंने, विधि द्वारा स्थापित होनी चाहिए और संवैधानिक तरीके से निर्वाचित या चुनी गई। याद रहेगा क्या मैंने बताया, सेक्शन 2 में उपयुक्त सरकार की बात की गई है। उपयुक्त सरकार मतलब जो विधि द्वारा यानी कानून द्वारा स्थापित की गई हो और क्या है, संविधान द्वारा, संविधान के तरीके से निर्वाचित हो, यानी कि उसने संविधान का पालन करके निर्वाचन हुआ हो उसका। क्लियर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 2E। तो सेक्शन 2A की बात की जाए तो देखो हमको सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वही पढ़ने। तो हम बात करेंगे यहाँ सेक्शन 2E। सेक्शन 2E में दिया गया है कंपेटेंट अथॉरिटी है बेटा, कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होता है, ये होता है कंपेटेंट अथॉरिटी। कंपेटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी। तो सक्षम प्राधिकारियों की बात की जाए तो कौन कौन हो जाएगा, लोकसभा के केस में होता है स्पीकर। क्या रहेगा, लोकसभा के केस में होगा स्पीकर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हम बात कर देते हैं राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा के केस में रहेगा कौन, विधानसभा का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष। राज्यसभा का सॉरी लोकसभा का क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। फिर राज्य विधानसभा का कौन हो जाएगा, अध्यक्ष। विधानसभा याद रखिएगा, विधानसभा। और हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय में कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और अगर आप बात करते क्या है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में कौन होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद रखेंगे। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर ये केस आता है किसी ट्रिब्यूनल की बात कर देता है, कोई ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल बनाया गया है यानी कि हम बात कर सकते हैं, तो ट्रिब्यूनल के केस में याद रखना इसका कंपिटेंट अधिकारी कौन होने वाला है। अगर ये बात की जा रही है सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे, तो हो जाएंगे राष्ट्रपति। अगर ये बात की जाए राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे की जाए तो होंगे राज्यपाल। राज्यपाल क्या होंगे, ये कंपिटेंट अधिकारी यानी कि सक्षम अधिकारी होंगे। बहुत बढ़िया, राइट टू इंफॉर्मेशन। काफी देर से आए हो बेटा विनीत, समय से आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, बताया जाए भाई इनको, 2-4 लोग कमेंट करके इनको बता दो कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो शायद समझ में आ जाए। मेरा बताया समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बताया सेक्शन 2E, सेक्शन 2E क्या करता है, सक्षम अधिकारी यानी कंपिटेंट ऑफिसर की बात कर रहा है। इन केस ऑफ लोकसभा कौन होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट की बात करें चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं, क्या कोई बता सकता है आज की डेट में, कोई आंसर देगा। बिल्कुल सही बेटा एंजल, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, 25, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 2F। सेक्शन 2F में किसकी बात की गई है, सूचना की परिभाषा। तो सूचना है क्या, बेसिकली सूचना क्या है, तो याद रखिएगा सूचना कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम हो सकता है, कोई ईमेल, कोई सलाह, कोई प्रेस विज्ञप्ति यानी कि प्रेस रिलीज हो सकता है, कोई परिपत्र यानी कि सर्कुलर हो सकता है, यहाँ पर कोई ऑर्डर हो सकता है, यहाँ पे आपकी लॉग बुक हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, सैंपल्स हो सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा। बिल्कुल सही बेटा सुष्मिता। और आगे हम लिख सकते हैं आदि। इस प्रकार का कोई और भी दस्तावेज अगर हमें मिलता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम सूचना कह सकते हैं। सूचना क्या आ सकता है, डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, ईमेल, एडवाइस यानी कि सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, ऑर्डर, लॉगबुक, रिपोर्ट, सैंपल यानी नमूना, और संविदा। दीज ऑल कैन बी योर, क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये सभी के सभी आपके सूचना हो सकते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से सूचना कौन सी नहीं है, तो वहां पे क्या किया गया, नहीं है, तो आपको इससे 3 ऑप्शन यहां से उठा के दे दिया जाएगा और चौथा ऑप्शन उसका कुछ अलग होगा और वही आपका सही उत्तर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तो देखो जनरली तो हमने सूचना की बात कर ली, लेकिन देखो एक बात क्या कह रहा है, जो आपकी प्राइवेट कंपनियां होती, निजी कंपनियां होती हैं, निजी कंपनियां कभी भी आरटीआई के अधीन नहीं आएंगी, आरटीआई के अधीन नहीं आती। मतलब आप निजी कंपनी से कोई सूचना मांगना चाह रहे हो, तो मेरी खुद की कंपनी है और आप कहो सर मुझे आपकी कंपनी का क्या चाहिए, अकाउंट बुक चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, मना कर दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों, मेरी निजी है। लेकिन अगर मेरी निजी कंपनी, मेरी जो निजी कंपनी है, इसमें क्या है, इस पे सरकारी अथॉरिटी का कोई अधिकार हो जाए, इस पे क्या हो जाए, इस पे किसी सरकारी अथॉरिटी का अधिकार हो जाए, तो मुझे मजबूरी वश क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, तो पहली बात तो क्या, निजी कंपनी आरटीआई के अधीन
नहीं आती हैं, लेकिन अगर किसी सरकारी अधिकारी की अथॉरिटी में आती हैं या किसी सरकारी संस्था के अधीन आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे केस में मुझे क्या है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। याद रहेगा क्या, वहां पे मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो एक बात आपको याद रखना है, जनरली जो सामान्य तौर पर निजी कंपनियां आरटीआई के अधीन नहीं आती हैं, अगर सरकारी तरीके से क्या हो रहा है, सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्था के अधीन आ रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो हमें वहां पे सूचना उपलब्ध करानी ही पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं। फिर सेक्शन 3 मैंने आपको, हाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, बट इन केस प्राइवेट सेक्टर पे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, देन वो प्राइवेट सेक्टर का जो जिस भी यूनिट पे वो लगा हुआ है गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो वहां पे बेटा उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है सर बात। ठीक है, आगे बात करते हैं सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 मैंने आपको पहले बताया था कि आरटीआई बेटा किसके लिए उपलब्ध रहेगा, आरटीआई केवल और केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द फॉरेनर्स, यानी कि किसी विदेशी को उपलब्ध नहीं कराया जाए। क्लियर। देन हम बात करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है, ऑब्लिगेशंस ऑन पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। तो बेसिकली क्या कहा क्या जा रहा है, ये जो लोक प्राधिकारी हैं, लोक प्राधिकारियों क्या करना है, उनका उल्लेख किया गया है किसमें, सेक्शन 4 में। और उन्हें करना क्या है, उन्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है, उनको मैनेज करके रखना है और अरेंज करके रखना है, उनको व्यवस्थित तरीके से और मैनेज करके रखना है कि जब भी उसको मांगा जाए तो वो उपलब्ध करा सके। याद रखिए। और क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, जो भी दस्तावेज है उनको कैसे रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। और बेसिकली इनका जनरल काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर व्यवस्थित करके रखना इनका काम है, जिससे जब सूचना मांगी जाए तो ये उपलब्ध करा दें। दीज आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 4। याद रहेगा, सेक्शन 4 की बात कर ली हमने। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 5 बात करता है आरटीआई के अधीन कौन कौन से ऑफिसर आते। आरटीआई के अधीन कौन कौन से ऑफिसर आएंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आता है कौन कौन। एक आता है, देखो जब हम आरटीआई की बात करें तो आरटीआई के अंडर ऑफिसर कौन से आएंगे, दो हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं बेटा सेंट्रल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से। दूसरे हो सकते हैं स्टेट लेवल पे, यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे। कौन होंगे, वो हो सकता है असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या हो सकता है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कौन कौन से हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। एक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकता है, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकता है। तो मेंशन्ड है असिस्टेंट, और यह है पब्लिक। पब्लिक सीनियर होता है और असिस्टेंट थोड़ा सा उसको सहायता करने के लिए जूनियर देखने को मिलेगा। तो दो अधिकारियों की बात की, कौन कौन से, अंडर सेक्शन 5 these are mentioned, assistant public information officer, then public information officer। देन अब है क्या कि ये करते क्या है, पीआईओ और एपीआईओ। तो मान लीजिए कोई सरकारी संस्था थी, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये आप हैं। आपको क्या करना है, आपको स्कूल से कुछ सूचना मांगनी थी। आपने कहा सर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्कूल ने क्या कहा, जाओ, नहीं देंगे, क्या कर लोगे, नहीं देंगे, क्या कर लोगे। तो ऐसी अवस्था में आप तुरंत क्या करेंगे, आपने तुरंत एक दूसरा रास्ता चुना। आप या तो जाए पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या आप जा सकते हैं एपीआईओ के पास। और ये तुरंत क्या करेंगे, ये तुरंत बताएंगे भैया आरटीआई आया है, आरटीआई आया है। आरटीआई मतलब किसी ने अपने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया है। और अब क्या है, अब स्कूल चुपचाप आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। याद रहेगा क्या, अब स्कूल आपको चुपचाप इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यही आपके पीआईओ और एपीआईओ का काम होने वाला। क्लियर, यहां पे किसी कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि भैया तो फाइल आरटीआई चिल्ला रहे हैं, तो आरटीआई को फाइल कैसे करें? मुद्दे की बात तो ये है, आरटीआई हमें फाइल करनी है तो उसका कोई तरीका होगा। तो सेक्शन 6 में ही आरटीआई दाखिल करने के तरीके की बात की गई है, मैनर फॉर फाइलिंग द आरटीआई। ठीक है, याद रखना क्या करना है कि हमें जब भी कोई सूचना प्राप्त करनी है तो सूचना प्राप्त करने के लिए ऐसे ही थोड़ी ना किसी घर में घुस गए सूचना दे दो, कोई दे तो देगा नहीं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके लिए सेक्शन 6 बनाया गया। सेक्शन 6 में क्या लिखा गया है, मैनर टू फाइलिंग द आरटीआई, सूचना मांगने का अधिकार को हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, एक आपको सेक्शन 6 के तहत एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं आवेदन। और आवेदन कैसा हो सकता है बेटा, ये आपका ऑफलाइन या लिखित हो सकता है, या कैसा हो सकता है, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप ईमेल भेज दो, कोई बुरा माने क्या। कैसा हो सकता है, ऑफलाइन लिखित होगा, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक होगा। और क्या है, इसके लिए आप भाषा कौन कौन सी प्रयोग कर सकते हो, इसके लिए आप भाषा प्रयोग करोगे, हो सकता है आपको हिंदी अच्छी लगे, हो सकता है आपको अंग्रेजी अच्छी लग रही है तो इंग्लिश से कर दो, और नहीं समझ में आ रही है तो अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और वर्नाकुलर लैंग्वेज कैन बी यूज। और अंतिम बात, तो बेटा कोई काम फ्री में तो होता नहीं है, अब एप्लीकेशन दोगे तो पैसा तो लगेगा, लेकिन पैसा कितना लग रहा है, किस्मत अच्छी, यहाँ पे पैसा सिर्फ लगेगा 10 रुपया। यानी कि एप्लीकेशन फाइल करने की फीस कितनी है, 10 रुपए ही लगती है, लेकिन हो सकता है इसमें जल्दी सुधार हो रहे हैं तो आने वाले समय में 1500 तक हो सकती है, लेकिन फिलहाल 10 रुपए से ही काम चल रहा है। याद रहेगा। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आपको सेक्शन 6 में की बात करते हैं। तो सेक्शन 6 में क्या है, आपको क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर दोगे, यानी कि आवेदन का तरीका। ठीक है, आवेदन के तरीके के लिए कैसा हो सकता है, लिखित यानी कि ऑफलाइन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन भी हो सकता है। भाषा का अगर हम बात करें तो भाषा आप कौन कौन सी यूज सकते हो, हिंदी यूज कर लो, इंग्लिश यूज कर लो, या आप अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि आपकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकते हो, आप जिस भी राज्य में रहते हो। क्लियर। और इसमें जो आपकी फीस लगने वाली है, फीस कितनी होने वाली है, 10 रुपए। कितनी होने वाली है, फीस आपकी होने वाली है 10 रुपए बेटा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दें बेटा, अंगूठा भेजना इसे करके। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सहवास पढ़ रहे हैं, बाकी लोग अभी फोन चला के रखे हैं। बढ़िया प्रीति, गुड, शैब्या बहुत सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेक्शन 7। तब आपने क्या किया, आपने एप्लीकेशन कर दिया, और एप्लीकेशन के बाद अब सूचना देनी भी तो है। तो सूचना देने का काम कैसे होगा, वो सेक्शन 7 के तहत होता है। सेक्शन 7 के तहत कैसे होगा, अगर मान लीजिए आपका आवेदन पहुंचा एपीआईओ के पास, एपीआईओ के पास पहुंचा, तो बेटा वो क्या है, 35 दिन के भीतर उसको आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कितने दिन के भीतर, 35 दिन के भीतर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मान लीजिए सूचना पहुंच जाती है आपकी टीआईओ के पास, टीआईओ के पास पहुंचेगी तो आपको ये सूचना देगा कितने दिनों में, 30 दिनों के भीतर उनको सूचना
देनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ, अगर किसी की जान को खतरा है, किसी की जान को खतरा है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग बात हो रही, तो बेटा सूचना कितनी देर में देनी पड़ेगी? 48 घंटे में। कितनी देर में? 48 घंटे में सूचना देनी पड़ेगी। और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि कोई जब कोई दो बड़े बड़े निकाय होते हैं तो एक दूसरे से सूचना तो मांग नहीं सकते, तो ये बात हो जाती है थर्ड पार्टी। और जब भी थर्ड पार्टी केस आता है तो थर्ड पार्टी के केस में 40 दिन तक ये बात पहुंच सकती है। ये बात समझ में आया? एपीआईओ 35 दिन, पीआईओ 48 घंटे, और क्या है, थर्ड पार्टी का केस हो जाए तो 40 दिन में। ठीक है? और इसी बीच में क्या हो सकता है कि आपने आवेदन किया और आवेदन करने के बाद जिस ऑफिसर के पास आपने भेजा तो वो क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता क्या? ये उसका अधिकार है भाई, रिजेक्ट कर दे। तो रिजेक्ट उसने कर दिया, और रिजेक्ट करेगा तो उसको रीजन यानी कि कारण भी बताना पड़ेगा। बिना कारण बताए अगर उसने रिजेक्ट किया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो पहले मान लेते हैं हम, उसने कारण बताना पड़ेगा। मान लीजिए वो कोई कारण नहीं बताता है। पहली चीज क्या है कि उसने कारण नहीं बताया, और कारण ना बताने के साथ दूसरा काम क्या हो गया, समय अवधि भी खत्म हो गई। समय अवधि खत्म हो गई मतलब अगर एपीआईओ के पास गया था तो 35 दिन खत्म हो गए, पीआईओ के पास गया तो 30 दिन खत्म हो गए, और अभी तक आपके पास जवाब आया नहीं। ये बात समझ है? या पहला क्या किया, उसने रीजन नहीं दिया, रीजन भी नहीं दिया और 30 दिन गुजर गए, पीआईओ के पास गया था। अब क्या होगा? अब ऐसी परिस्थिति में आपके पास तुरंत सामने आ जाता है सेक्शन 19। कौन आ जाएगा सामने? सेक्शन 19 आ जाएगा, और सेक्शन 19 बात करता है अपील की। किसकी बात करता है? सेक्शन 19 बात करता है अपील की। याद रखिएगा, ये सेक्शन एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्शन 19 किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 19 बात करता है अपील की। ठीक, ये बात है। तो बेसिकली अगर सेक्शन 19 आया तो अपील करनी है। अपील कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं, चलिए। सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी खबर पहुंची कहां, आप एक व्यक्ति हैं, यानी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, और ये पर्सन क्या करता है कि एपीआईओ के पास इसने आवेदन किया कि सूचना हमको चाहिए। तो एपीआईओ क्या कर सकता है, या तो उत्तर दे दे, और उत्तर नहीं दिया तो वो रिजेक्ट कर देगा विद रीजन। या दूसरा काम क्या कर देगा वो कि भैया 35 दिन गुजर गए, 35 दिन गुजर गए, जो भी पहले हो जाए भाई, दोनों में से कोई काम भी पहले हो सकता ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बात तो मामला गड़बड़ हो गया, आपको जवाब तो मिला नहीं, रीजन हो गया, तो अब आप ऐसी क्या होगा, जो भी पहले हो, तुरंत आप क्या करोगे, 30 दिन के भीतर कहां पहुंचोगे, 30 दिन के भीतर आपको पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास पहुंचना होगा। ये बात समझ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास आप पहुंचोगे 30 दिन। मान लीजिए 30 दिन गुजर जाते हैं तो आप 15 दिन अतिरिक्त ले सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर इसका कारण बताना पड़ेगा, तभी ये 15 दिन माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो जनरली पीआईओ केस में हम 30 दिन मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मामला गड़बड़ हो जाए तो हम क्या करेंगे, 15 दिन अतिरिक्त लेंगे, लेकिन इसके साथ हमें अपना कारण भी बताना होगा कि भैया 15 दिन लेट कहां हो गए, कहां रह गए। 30 दिन तो हमने पहले दी भाई, बुखार आया, जुकाम आया, तो 30 दिन जुकाम बुखार बना रहा। अब आपने बताया किसी बड़ी बीमारी का नाम, तो बड़ी बीमारी के कागज लेके जाओ, तब वो अगले 15 दिन में सुन पाए। और भाई साहब पीआईओ के पास गए और इन्होंने भी क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, या क्या कर दें, 30 दिन गुजर गए, मतलब जो भी पहले हो जाए। तो आप ऐसी केस में क्या कर सकते हो, ऐसे केस में चले जाओगे आप इंफॉर्मेशन कमीशन यानी सूचना आयोग के पास। किसके पास जाओगे, सूचना आयोग के पास जाओगे। याद रखना, सूचना आयोग के पास जाओगे तो सूचना आयोग के पास कितने दिन में जाना है,
90 दिनों के भीतर आपको सूचना आयोग के पास जाना होगा। और 90 दिन के बाद अगर आप जाते हो अतिरिक्त, तो फिर क्या है, आप किसी भी समय जाओ, किसी भी समय जाओ, परंतु क्या है, सही कारण होना चाहिए आपके पास, सही कारण होना चाहिए कि आप इतने समय बाद क्यों आए। भाई 90 दिन तो हमने पहले से आपको ऑफिशियली दे रखे हैं, और फिर भी अगर आप लेट हो रहे हैं तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको सही कारण बताना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ। ये बात सभी को क्लियर है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। आसिफ मोहम्मद, हेलो। हेलो। ऐसा लग रहा है तुम बोर हो रहे हो, मजा नहीं आ रहा क्या? भाई जोश है या नहीं बचा है? बेटा 2 स्टार लगने, 2 स्टार। हाँ, 2 इधर और 2 इधर, तो कुल हो जाएंगे कितने, 4। और 4 स्टार, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, 35 दिन गुजरने के बाद उसको 30 दिन के भीतर पीआईओ के पास जाना पड़ेगा। और जरूरी नहीं 35 दिन गुजरे हो, अगर मान लो उसने पहले ही रिजेक्ट करके दे दिया, तो जिस दिन रिजेक्शन हुआ है उसके 30 दिन के भीतर। ठीक है बेटा, चलिए मान लेते हैं सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो भैया है क्या कि आपने सूचना मांगी, और कारण ऑफिसर बताएगा, जिसने रिजेक्ट किया बेटा वही तो कारण बताएगा। आपके कारण बताने से क्या होगा? कौन सा कारण? देखो एक तो 2 कारण है, 2 कारण है बेटा, सुनो हम समझ गए अब क्या कहना चाह रहे हैं हम, मिस्टेक हो गया। कि देखो अगर रिजेक्ट किया गया है, ऑफिसर ने रिजेक्ट किया है, तो ऑफिसर कारण बताएगा कि उसने रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपके 30 दिन गुजर गए हैं और 30 दिन के बाद आप 15 दिन बाद जाए, 30 दिन के बाद, तो ये जो 15 दिन के आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो ये जो 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम तभी मिलेगा जब आप सही कारण बताओगे, अन्यथा आपको 30 दिन के भीतर ही जाना था। अब क्लियर है सुष्मिता? कोई दिक्कत? बेटा एसएससी जीडी में तो ये काम आने वाला है नहीं आसिफ। ये लॉ है, ये लॉ का बेसिकली मूल विधि में हम आरटीआई एक्ट की बात कर रहे हैं, सूचना का अधिकार। ठीक है, तो ये वहां तो काम आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप आगे की क्लासेस और देखें, तो मैथ्स जीएस की जब प्रॉपर क्लासेस हो रही होंगी तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सुष्मिता समझ आया बेटा? ओके, चलो अब बात क्या की जाती है, अब बात की जाती है कि आपने सूचना मांगी, तो क्या आपको सभी सूचनाएं दे दी जाएंगी? ये भी संभव हो ही नहीं सकता। पता नहीं तुम लोग का सूचना मांग लो, कोई भरोसा तो है नहीं। तो जब ये भरोसा नहीं है, तो इन कुछ चीजें तो ऐसी रखनी पड़ेंगी जो सूचना ना दी जा सके, तो उनकी बात की जाती है सेक्शन 8। सेक्शन 8 यानी कि धारा 8 बात करती है ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं जो आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। याद रखना कौन कौन सी सूचनाएं, तो सेक्शन 8(1) में बात करते हैं, और 8(1)(a) की बात करें तो ऐसी सूचना जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्षति पहुंचाने का प्रयास करें। समझ में आ रहा है क्या? भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की बात करें, या भारत की क्या है, नेशनल सिक्योरिटी की, ऐसा लग रहा हो कि सूचना आपने मांगी क्या है, जो सूचना आपने मांगी है उससे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा, तो ऐसी सूचना जब आप मांगोगे तो मना कर दिया जाएगा, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला कारण क्या याद रखना, 8(1)(a) में क्या कहा गया, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक, एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, और क्या है,
नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा लग रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, ए बी, कोर्ट या सरकारी एजेंसी किसी सूचना देने के से मना करते हैं, मतलब कोई ऐसा काम जिसके लिए सरकार ने क्या है, जिसको कोर्ट ने या किसी सरकारी एजेंसी ने मना किया, कि मान लीजिए आप सिविल इंडिया पे आए और सिविल इंडिया से आपने क्या कहा, सर मुझे चाहिए कि सारे टीचर्स और मुझे क्लास शेड्यूल पूरा चाहिए, लेकिन कोर्ट कह चुका है कि कोई भी व्यक्ति सिविल इंडिया से सूचना नहीं ले सकता है। तो किसने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया, या कभी कोई कानून ऐसा कह रहा हो, कोई कानून ऐसा कह रहा हो कि जिसमें लिखा हो कि सिविल इंडिया क्या है, सिविल इंडिया से आप सूचना नहीं ले सकते हो, है ना। जब कोई ऐसी सूचना आप मांगोगे तो क्या है, वो ऐसी सूचना क्या कहा जाएगा, जो कानून में लिखी हो या कोर्ट इसको या सरकारी एजेंसी मना करती हो, वो क्या है, फॉरबिडन बाई लॉ। ऐसी सूचना को रखा जाता है 1B में। बिल्कुल लठ दिया जाए, बेटा अभी से लठ चलाने की बात कर रहे हो, अभी से लठ चलाना है तुम लोगों को, नहीं भाई, बढ़िया दरोगा बनना है भाई तुम लोगों को, लठ जरूरत पड़ने पे चलाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं 81C। 81C क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। बेसिकली है क्या कि अगर जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है, संसद के विशेषाधिकार है क्या, संसद में सभी के अपने अपने विशेष अधिकार होते हैं, पार्लियामेंट में भी होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधान मंडल, विधान राज्यों के विधान मंडल यानी कि विधानसभा में भी सबके अपने विशेष अधिकार होते हैं। और अगर इन विशेष अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है किसी सूचना के देने पर, तो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। याद रखना क्या, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। तो दो चीजें हमने और देखी, 81B, बी क्या कह रहा है, फॉरबिडन बाय लॉ, और 81C क्या क्या कह रहा है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी संसद और राज्य विधानमंडल के क्या हो, उनके विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो किसी सूचना से, तो ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाए। चलिए ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट तो आप लोग आजकल सुनते होंगे, जितने भी फूड ब्लॉगर्स घूमा करते हैं और जितने भी होटल होटेलियर्स हैं या नए नए शेफ मार्केट में आए, उनका क्या है, उनका सबका सीक्रेट मसाला है, ठीक है, सीक्रेट मसाला है। या आप ऐसे समझो कि आज मैगी क्या कर रहा है, मैगी अपना मसाला देता है और मैगी चाह रहा है कि मैगी जो चल रही है अपने मसाले की वजह से चल रही है, आप ऐसा समझ लो। अब आप क्या करो, आपने आरटीआई डाल दिया कि भैया ऐसा है, हमको अपने मसाले की रेसिपी दो, या आपने सूचना मांगी, तो क्या है, लेकिन ये तो उसका क्या है, ट्रेड सीक्रेट, उसके व्यापार का सीक्रेट है, या आप कह सकते हैं ऐसे फॉर्मूले जिनके पेटेंट कराए गए हों, उनकी सूचना नहीं दी जाएगी। याद रखना किसका, ऐसी ऐसे फॉर्मूले जिनसे क्या हो, जिससे किसी का व्यापार चल रहा हो। या तुम कह दो कि भैया हमको थम्सअप का फॉर्मूला चाहिए, तो थम्सअप अपना फॉर्मूला नहीं दी जाएगी। हाँ, सीक्रेट मसाला तो बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। एक वो दिल्ली में एक ऑमलेट बनाते हैं, बाबूजी के मसाले, बाबूजी के सीक्रेट मसाले, सुना है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आया। 81D क्या कह रहा है, 81D कहता है पेटेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट। तो बेटा उनके जो सीक्रेट मसाले हैं उनके बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप सोचो कि आरटीआई डाल के हम ले लेंगे, मना भी कर दिया जाएगा, भैया उनसे उनका धंधा चल रहा है, समझ रहे हो। चलो आगे बात करें। 1E, 1E कहता है क्या, 1E कहता है अगर मान लो किसी डॉक्टर और पेशेंट की बात चल रही है, तो उसमें कोई सीक्रेट बात हो रही है, तो आप सोचो कि आप आरटीआई डाल के डॉक्टर पेशेंट के बीच की बात पता कर लोगे। या किसी वकील और क्लाइंट की बात चल रही हो, हर वकील और क्लाइंट की अपनी अपनी बात होती है, वो किस तरीके से केस को ले जाना चाहते हैं, तो ऐसी भी केस में क्या है,
होता क्या है, तो आप ऐसी भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, लॉयर, क्लाइंट, डॉक्टर, पेशेंट, ऐसे पेटेंट फॉर्मूला बेटा मतलब जो मतलब किसी उसी कंपनी का हो पेटेंट। पेटेंट कहना चाह रहे हैं उसका एकाधिकार टाइप का, मतलब उसने छिपा के रखा है अपने पास, वो सिर्फ उसी के पास है, किसी और के पास नहीं है। और उसने फॉर्मूला क्या करा ले, पेटेंट, कि हमने बनाया है और ये हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, शायद थोड़ा समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वनी, वनी क्या कह रहा है कि डॉक्टर, पेशेंट और लॉयर और क्लाइंट के बीच में अगर बात हो रही है तो ऐसे सीक्रेट्स भी आप आरटीआई के थ्रू उनके बीच की बात से आप नहीं, उनके बीच की बात को आप आरटीआई के थ्रू नहीं जान सकते। मेरा सीक्रेट, हाँ अनुराग आओ तुमको बताते हैं। मेरा सीक्रेट जानना है इनको, काहे का सीक्रेट जानना है मेरा। चलो फिर इसके बाद करते हैं 81F। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, मान लो कोई विदेशी सरकार है, उसने कोई आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी, है ना, तो आप क्या करो, पता चले आपको कोई बता दे कि पाकिस्तान में जो ठिकाने हैं बड़े बड़े, कोई आपको खबर दे दे धीरे से, और धीरे से खबर दे दी तो क्या आप उस खबर को रिलीज कर दो, या आप आरटीआई के थ्रू ऐसी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, ये पता चले पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे कौन सा लश्कर ए ताइबा का कहाँ कहाँ ठिकाना है, वो ठिकाने आपको पता करने, पता लगे भारत को बताए गए और आप खबर कह रहे हो आपको किसने बताया, तो ये भी खबर नहीं दी जाएगी, तो क्या है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको नहीं दी जा सकती है। तो क्या है, जो विदेशी सरकार ने दी हो तो वो तो और भी ज्यादा नहीं दी जाएगी। फिर क्या है, 1G, 1G कहता है क्या, इंफॉर्मेशन इन्वेडिंग द प्राइवेसी एंड थ्रेट टू इंडिविजुअल। प्रतीक जानता है, सच सीक्रेट बताए नहीं जाते। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन्वेडिंग प्राइवेसी एंड थ्रेट टू लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। हाँ, तो बेसिकली है क्या, थ्रेट टू इंडिविजुअल, आप पता लगा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग लो जिससे किसी की जान को खतरा हो, ठीक है, या उसकी निजी लाइफ में कोई प्रभाव पड़ रहा हो, या हम कह सकते हैं वहां क्या हो, डिफेमेशन का खतरा हो। डिफेमेशन यानी कि बदनामी का बड़ा खतरा हो, तो ऐसा क्या है, इस मामले में क्या है, इस मामले में याद रखना आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, बिल्कुल आरटीआई से बाहर है सिविल इंडिया, वो एक निजी संस्था है। ये लोग देखो, यही तो सही तरीका है पढ़ने का, ऐसे ही समझ जाओ, बात खत्म, है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर किसी के निजी जीवन में खतरा आ रहा है, आप उसकी डिफेमेशन यानी कि बदनामी हो सकती है किसी इंफॉर्मेशन से, तो 1G के तहत ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। क्लियर, तो हमने बात कर ली किसकी किसकी, 1E की बात की, तो डॉक्टर, पेशेंट, डॉक्टर और मरीज, वकील और क्लाइंट, इस प्रकार के संबंध है, तो इनकी आप जानकारी नहीं ले सकते। फिर एफ में बात की जाए तो विदेशी सरकार की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, विदेशी, विदेश द्वारा अन्य देश, अन्य देश द्वारा दी गई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हमने क्या बताया, जी, जी में क्या है, किसी के निजी जीवन को खतरा हो, या हो सकता है क्या, बदनामी का डर हो, ऐसा अगर कुछ है तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं 1H। अब किसी अधिक क्या है, कोई क्रिमिनल है और उस क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन हुआ, और आप चाहते हैं कि उस क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन का जितना भी डेटा है वो आपको आरटीआई के थ्रू मिल जाए, तो वो क्या है, 1H कहता है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी जो क्रिमिनल के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, क्रिमिनल के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। आई कहता है क्या, आपको कैबिनेट,
कैबिनेट यानी कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के कामकाज की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप नहीं ले पाएंगे, या प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट में पढ़ते होंगे, पार्लियामेंट संसद के विशेष अधिकार। हाँ, पीएम फेयर फंड की हम बात कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। फिर इसके बाद 1J और क्या है, और ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिनका संबंध, हाँ कई बार पूछ लेता है थोड़ा थोड़ा सा, ये पूछा गया था पिछली बार, ये 81I पिछली बार पेपर में आया था, फंक्शंस ऑफ कैबिनेट। अभी मिलेंगे, परेशान मत हो, क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फंक्शंस ऑफ अ कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के कामकाज की बात की जाती है, तो वो क्या है, वो भी आपको नहीं दिया जा सकते। और क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी की निजी इंफॉर्मेशन हो और इसका क्या हो, पब्लिक इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं हो, यानी इसका कोई सार्वजनिक हित कोई नहीं होगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं दी जाएंगी, याद रहेगा। तो मैंने और क्या क्या बता दिया आपको, GH एच में क्या है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आई में है वर्किंग ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल का कार्यकाज, इसके बाद है HIJ, ठीक है, निजी जानकारी, निजी जानकारी जिसका संबंध सार्वजनिक हित से ना हो, ये बात है क्लियर। तो ये क्या है, ये आपको सारे इसी क्रम में याद कर लो। देखो मैंने बहुत कोशिश की है, इसको छोटा कर दिया जाए, जितना छोटा संभव हो सके उतना कर लिया है, इससे ज्यादा छोटा करने में आपका मामला गड़बड़ हो सकता है। ट्राई करते हैं। तो अनुच्छेद 8(1) में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि ऐसी सूचनाएं जो किसी को नहीं दी जा सकती, कौन कौन सी हैं, ऐसी सूचना जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का हनन कर रही हो या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आरटीआई के तहत ये किसमें दिया है, आर्टिकल 1A, आर्टिकल 8 सब क्लॉज 1A। फिर बात करते हैं फॉरबिडन बाय लॉ, अगर विधि या कोई न्यायालय या सरकारी निकाय किसी सूचना को देने से मना करता है तो क्या है, बी में दिया गया है। आर्टिकल सी में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्या है, संसद के विशेषाधिकारों का या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन कर रही है कोई इंफॉर्मेशन, तो वो नहीं दी जाएगी, 1C में दी गई है। 1D में क्या दिया गया है, पेटेंट ट्रेड सीक्रेट, वो सीक्रेट मसाले वाला, वो नहीं दिया जाएगा। फिर ई में क्या दिया गया है, डॉक्टर पेशेंट के बीच में कोई बात हो रही है, वकील और क्लाइंट के बीच में कोई बात हो रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। देन एफ क्या बताया, किसी अन्य देश से कोई गोपनीय जानकारी मिली है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी नहीं दी जाएगी। जी में बात करें, कोई ऐसी जानकारी जो किसी के निजी जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है या उसकी बदनामी, डिफेमेशन का खतरा है, तो वो ऐसी 1G के तहत ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। फिर बात की जाती है वर्किंग ऑफ कैबिनेट, सॉरी किसी अपराधी की बात करते हैं। 1H में अगर किसी अपराधी का इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो उसकी जानकारी भी किसी को नहीं दी जा सकती है। आई में दिया गया है वर्किंग ऑफ कैबिनेट, और जे में दिया गया है निजी जानकारी जिसका संबंध किसी से ना। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 12, तो सेक्शन 12 क्या बात करता है, सेक्शन 12 बात करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के गठन से, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। याद रखिएगा सेक्शन 12 क्या है, सेक्शन 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करेगा, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें सदस्य कितने होते हैं, सदस्यों की बात कर ली जाए, मेंबर्स, तो मेंबर्स में एक मुख्य
सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन प्लस आवश्यक केंद्रीय सूचना आयुक्त। बट ध्यान रखिए जो ये कितने 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, याद रहेगा 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, याद रखिएगा। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त है प्लस 2 क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि केंद्रीय सूचना आयुक्त है। ठीक, ठीक है बेटा। तो हमने क्या क्या बात की, सेक्शन 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात की गई है। कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। इसके सदस्य कौन होंगे, एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस आवश्यक केंद्रीय सूचना आयुक्त। जितने भी चाहिए हम इतने ले सकते हैं, लेकिन कभी भी याद रखना 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान समय में एक केंद्रीय सूचना आयुक्त है, सॉरी एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 2 केंद्रीय सूचना आयुक्त है। फिर अनुच्छेद सेक्शन 13 सेक्शन 13 बात करता है इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, पहले तो हम ये देख लें। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा नियुक्ति, इनकी नियुक्ति की बात कर ले बेटा। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी सलाह पे, 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर, 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है। और 3 मेंबर कौन कौन है, एक होंगे प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होंगे, दूसरा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष, और क्या होगा, एक यहां पे एक कैबिनेट मंत्री। कौन कौन मनोनीत, किसका नामित कौन करेगा, इसको मनोनीत करेगा, नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री उसका नाम देते, क्रेडिट। हाँ, बेसिकली होता है कि 3 सदस्यीय समिति होती है जिसकी सलाह की जाती है। और 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन है, पीएम इसके अध्यक्ष हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और एक कैबिनेट मंत्री होता है जिसका नॉमिनेशन कौन करता है, प्रधानमंत्री जिसका नॉमिनेशन करते हैं। फिर इसकी बात की जाती है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कह रहा है, सेक्शन 13 बात करता है इनकी कार्यकाल। तो कार्यकाल कहता है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हो। और जनरली अगर हम बात करें तो हम लोग बात करते हैं 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 3 वर्ष जो भी पहले आ जाए, याद रखना क्या, 3 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उस अवधि के बाद इनको हटा दिया जाएगा। और याद रखना जहां आप बात करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की, तो इनको क्या है, दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं होंगे। और अगर आपके जो सेंट्रल केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो होते हैं ये क्या है, इनको केंद्रीय सूचना आयुक्त तो दोबारा में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बाद में ये मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे इनको जरूर नियुक्त किया जा सकता है।
फिर इसके बाद बात करते हैं इनको कैसे हटाया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 14 में, इनको कैसे हटाना है। तो हटाने का तरीका याद रखना, इसमें क्या किया जाएगा, इनको प्रूव किया जाएगा। प्रूव कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। क्या प्रूव करेगा, प्रूव करेगा इन्होंने क्या किया हो, मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट यानी कि हम बात कर सकते हैं कदाचार, या तो इन्होंने क्या किया हो, कदाचार किया हो, या क्या हो, ये इनकम्पिटेंट हो जाए, यानी कि इनको कैसा घोषित कर दिया जाए, अक्षम घोषित कर दिया जाए। अब इनकी क्षमता के बाहर है अपने पद पे कार्य करना। तो याद रहेगा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। क्या करेगा, सलाह देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रूव करेगा कि इन्होंने क्या किया, मिसकंडक्ट किया है या ये अक्षम हो गए। और जैसे ही इनकी बात सिद्ध हो जाती है तो ये बात किसको पता चलेगी, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इनको पद से हटा देंगे। याद रखना कौन हटाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति इनको पद से हटाते हैं। लेकिन कब, जब सुप्रीम कोर्ट में यह सिद्ध हो जाए कि इन्होंने कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट किया है या इनकम्पेटेंट है। क्या है ये, इनकम्पेटेंट है बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो एक बार फिर से हम देखते हैं पूरे क्या क्या मैंने बात की किया। सेक्शन 12, सेक्शन 12 किसकी बात करता है, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात कर रहा है। फिर इसमें क्या होंगे, इसकी कौन गठन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। सदस्य एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस जितने संख्या आवश्यक हो उतने केंद्रीय सूचना आयुक्त, लेकिन कभी भी ये 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं। याद रहेगा। फिर क्या है, वर्तमान में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है और 2 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करेगा, एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है और उस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे जो अध्यक्ष होंगे, नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक कैबिनेट मंत्री जिनको नॉमिनेट कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और सेक्शन 13 में इनके कार्यकाल की बात की गई है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, या 3 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले आ जाए। 3 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले आ जाए, याद रखना। और ये जो सीआईसी है यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इनको दोबारा सीआईसी नहीं बनाया जा सकता है। जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं ये दोबारा केंद्रीय सूचना आयुक्त ये भी नहीं बन सकते हैं, यानी कि कोई भी दोबारा सेम पद पे नहीं जा सकता है। अब सीआई किसी का प्रमोशन भी नहीं हो सकता है, तो सीआईसी तो हो जाता है रिटायर, लेकिन जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है इसे सीआईसी यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। क्लियर, इनको हटाया कैसे जाएगा, हटाने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। और कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट ये सिद्ध कर दे कि इन्होंने कदाचार किया है यानी कि कोई मिसकंडक्ट है। और अगली बात क्या हो सकती है, ये अक्षम है, अपने पद का ये कार्य ठीक से नहीं कर सकते। क्लियर। इसी तरीके से बेटा सेक्शन 15 आ जाता है। सेक्शन 15 में किसकी बात करता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग की बात की जाए तो इसमें भी क्या, राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। वहां पे भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी क्या है, वही एक मुख्य सूचना, एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, कमिश्नर होगा सॉरी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस आवश्यक राज्य सूचना आयुक्त। इनका भी वही बात बेटा याद रखना, 10 से अधिक नहीं हो सकते, 10 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं टोटल मिला के, याद रहेगा।
गड़बड़ हो गया ये निकल गया चल रहा है। ठीक है बेटा, तो मैंने बता दिया क्या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 15 में क्या है, इनकी गठन राज्य सरकार करेगी। इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे प्लस आवश्यक संख्या में क्या होंगे, राज्य सूचना आयुक्त। बेटा हेलो हेलो अश्वनी। और क्या ये कभी भी 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। और किसकी सलाह पर, एक समिति की सलाह पर। इसमें भी कितने, समिति की सलाह पर, जिसमें कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन, एक तो सीएम जो उनके चेयरमैन है यानी कि इसके अध्यक्ष रहेंगे, और दूसरी अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर लेते हैं। बेटा मैथ्स की क्लास हो चुकी है, सबसे पहले वही चली थी, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष, और तीसरा क्या है, एक कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जिसको कौन, जिसका नॉमिनेशन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। क्लियर, ठीक है, ठीक है। इनकी भी अवधि की बात की जाए तो अवधि बिल्कुल कैसी है, सेम एज CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के जैसी ही इनकी एकदम अवधि की बात की जाती है। और इनका अगर रिमूवल, अवधि है बेटा 16 में, सेक्शन 16 में, और सेक्शन 17 बात करता है रिमूवल, इनको कैसे हटाया जाएगा, इनको कैसे हटाया जाएगा। तो हटाने के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट इनको क्या प्रूव करेगी, मिसकंडक्ट। फिर से इनको क्या किया जाएगा, इनको प्रूव करना पड़ेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कैसा, इन्होंने क्या किया हो, मिसकंडक्ट किया हो, यानी कि कदाचार। और दूसरा क्या हो सकता है, ये अक्षम हो गए हो। इस स्थिति में राज्यपाल इनको पद से हटा देंगे। राज्यपाल क्या करेंगे, इनको पद से हटा देंगे बेटा। क्लियर, ये हो गया आपका सेक्शन 17। चलिए 19 बता चुके हैं। बात की जाती है पेनल्टी। पेनल्टी, तो पेनल्टी यानी कि दंड। दंड किस पे लगेगा, तो याद रखो ये लगता है PIO या APIO। किस पे लग सकता है, PIO या APIO पे दंड लगेगा, ठीक है।
दंड लगने की कंडीशन क्या है, दो तरीके से दो काम होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्या है, दंड कब लगेगा, कब लगेगा, जब इन्होंने क्या किया, जब ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करें, इन्होंने क्या किया, आवेदन स्वीकार ना किया हो, यानी कि अगर हम जनरली बात करते हैं, हाँ ठीक है, इन्होंने क्या किया हो, आवेदन स्वीकार ना किया हो, या इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया हो विदाउट रीजन, रिजेक्ट विदाउट रीजन। आगे हम बात करें क्या कर रहे हो, ये सूचना को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं मतलब हम किसी को सूचना दी जा रही है और इन्होंने उस सूचना को देने में क्या किया, बाधा डाली, सूचना प्रदान करने में बाधा कर दी, या इन्होंने क्या किया, सूचना को नष्ट कर दिया, क्या कर दिया, सूचना को ये नष्ट कर दे, तो ऐसी अवधि में क्या होगा, इनके ऊपर क्या लगाएगी, पेनाल्टी लगाई जाएगी, कितनी, 250 रुपए प्रतिदिन, 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगाई जा सकती है, और कितने दिनों के लिए, अधिकतम 100 डेज के लिए, कितनी, अधिकतम बेटा 100 डेज के लिए लगाई जा सकती है, याद रखिएगा, अधिकतम 100 डेज यानी कि कुल अधिकतम बेटा 25,000 रुपए लगेगी, याद रखना, कितनी, एक जो अधिकारी पे अधिकतम दंड कितना लग सकता है, 25,000 रुपए लगेगा। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत, आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर अनुच्छेद सेक्शन 21, सेक्शन 21 क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑफिसर क्या कर रहा है, कोई भी ऑफिसर ने अपने गुड फेथ से, सद्भावना के साथ कोई काम कर रहा है और उसके साथ क्या हो जाए, गलती हो जाए उससे कोई, तो उस अवधि में क्या होगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इफ ए पर्सन इज डूइंग वर्क इन अ गुड फेथ अंडर द एक्ट, और उससे क्या हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, देन ही विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। क्लियर, देन याद रहेगा। फिर सेक्शन 23, सेक्शन 23 क्या कह रहा है, सेक्शन 23 कहता है यहाँ पे जो निचली अदालतें हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता है। निचली अदालतें यानी कि यहाँ पे अगर मामला स्टेट का हो तो सिर्फ हाई कोर्ट देखेगा, अगर केंद्र का हो तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, ठीक है। अगला सेक्शन देख लें अगर हम यहाँ पे, तो सेक्शन 24, कुछ एजेंसियां ऐसी हैं जिन पे क्या है, आरटीआई नहीं लागू हो सकता है, वो कौन सा है, जैसे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और एनएसजी जिसको हम बोलते हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल्स, ऐसी संस्थाओं पे कभी भी आरटीआई नहीं लागू हो सकता है, याद रखिएगा, इन संस्थाओं पे आरटीआई कभी भी लागू नहीं होगा। तो बेटा आज की आपकी क्लास इतनी ही थी, चलिए दो चार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फाइन इम्पोज ऑन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी एक्सटेंडेड अप टू, तो बेटा जो उसके फाइन लगाया गया है, जो जुर्माना लगाया है, वो कितना हो सकता है, अभी बताया था, अधिकतम कितना जुर्माना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अधिकतम जुर्माने की हमने जब बात की थी, तो अधिकतम जुर्माना जुर्माना आता है आपका सेक्शन 20 में 250 रुपए पर डे के हिसाब से लग सकता है, अधिकतम 100 दिनों के लिए लग सकता है, और 100 दिनों तक अगर 250 रुपए लग रहा है तो कुल कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए, 25,000, और जिसने दिया आंसर प्रीति बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, प्रीति का आंसर बिल्कुल सही आया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द फाइन इम्पोज बाय, हाँ ये तो हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जुर्माना किस पर अध्यारोपित किया,
तो बेटा जुर्माना किस पे लगाया जाता है? राष्ट्रपति पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, भारत के नागरिकों पे या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे? बस खत्म कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं, इसके बाद रीजनिंग की क्लास है, मेरा खत्म हो गया। ठीक ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी दंड लगाया जाता है सेक्शन 20 में तो किस पे लगता है? पीआईओ पे लगेगा या एपीआईओ पे लगेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जन सूचना अधिकारी। क्लियर? अगली बात की जाती है हु अमंग द हैज द पावर टू रिमूव द चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन। तो बेटा कौन हटाता है? कौन हटाएगा? चीफ मुख्य सूचना आयुक्त को। मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास थी? ये भी मैंने अभी बताया था। मुख्य सूचना आयुक्त को क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट क्या सिद्ध कर दे, उनको मिसकंडक्ट कदाचार में या उनको अक्षम घोषित कर दे, तो राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा देते। कौन हटा देते हैं? राष्ट्रपति हटा देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यह है बिल्कुल सही आंसर। प्रीति बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। आगे बात करी जाती है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 डज नॉट अप्लाई। कहां लागू नहीं होता है? कहां लागू नहीं होता है आपका? गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे, प्राइवेट अथॉरिटीज पे, अदर अथॉरिटीज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर अथॉरिटीज फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे ही मैंने आपको याद होगा बहुत अच्छे से बताया था कि निजी संस्थाएं, निजी संस्थाओं पे कभी भी क्या है, आरटीआई लागू नहीं होता है। अगर ये निजी संस्था किसी सरकारी अथॉरिटी के अधीन होती तो लग जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं कहा गया कि सरकारी अथॉरिटी के अधीन है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या? निजी संस्था। निजी संस्था बेटा। ठीक है, तो आज हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चंस हुए हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम सभी क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप क्या चार्ज ले रहे हैं हमारे अपने नवीन सर? तो देखते हैं रीजनिंग का जादू नवीन सर के साथ। ठीक है बेटा, 2 मिनट का वेट, नवीन सर ज्वाइन कर रहे हैं आपको। चलिए।